और ये तुगलक वंश का, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ये अलग अलग क्वेश्चन आंसर जिसमें आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो, उत्तर कैसे दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और थोड़ा सा लेट है इसलिए आज सबसे पहले आप देखिए झारखंड का जो मध्यकाल है इसका 2 वर्ग है। झारखंड के मध्यकाल का 2 वर्ग है, और इसमें पहला जो वर्ग है झारखंड के मध्यकाल का, ये आप देखेंगे तो इंडिया के साथ ही मैचिंग करते हैं इसको। एक तो पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। ऐसे भारत में ही जब मध्यकाल शब्द बोला जाता है तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मध्यकाल की शुरुआत मान ली जाती है। ऐसे इसको दूसरे रूप में भी देखेंगे तो भारत में मध्यकाल का इतिहास अरबियन आक्रमण से होता है। जब अरब का आक्रमण भारत में हुआ तो वो मध्यकाल का इतिहास हुआ। तो इसमें आप 2-3 डेट याद रखिएगा तो आपको सुविधा होगा। एक तो आपको याद रखना है 712 ईस्वी में ये जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, एक तो ये वाला डेट आपको याद रखना है। तो यहां से भी भारत की संस्कृति में फ्यूजन शुरू हुआ, मतलब एक अलग संस्कृति भी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो एक मध्यकाल का साइन होता है। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण हुआ तो वहां से भी इंडिया की कल्चर में चेंजिंग आई, तो ये भी एक मध्यकाल की शुरुआत होती है। झारखंड में अगर देखा जाए तो ये पूर्व मध्यकाल, जो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, अंतिम हिंदू राजा था हर्षवर्धन, हालांकि बाद में बौद्धिज्म को इन्होंने भी अपना लिया था। एंशिएंट में जब देखेंगे तो वहां से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, आप लोग जानते होंगे कि जब मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस जा रहा था भारत से, तो रास्ते में मोहम्मद गोरी की हत्या पाकिस्तान के खोखर जनजातियों ने कर दिया। भी क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद गोरी की हत्या किसने कर दिया, तो ये खोखर ट्राइब था पाकिस्तान एरिया में, और इसके करने के बाद एक विद्रोह हुआ कि साम्राज्य को हम संभालेंगे। तो आपस में लड़ाई हुआ, और उस लड़ाई के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो स्लेव वंश, इसलिए 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। हालांकि कभी उसको पढ़ाएंगे तो स्लेव डायनेस्टी से ज्यादा बेहतर होता है उसको लाबरी डायनेस्टी बोलना। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश क्या था, तो इसको लाबरी लिखेंगे, लाबरी, क्योंकि उस पूरे डायनेस्टी के अधिकांश राजा लाबरी जनजाति के थे, इसलिए उसको लाबरी डायनेस्टी बोला जाता है। अगर स्लेव वंश ऑप्शन में है और लाबरी भी ऑप्शन में है तो आप लाबरी डायनेस्टी को मारेंगे टिक। स्लेव वहां पर गलत हो जाए, सारे राजा स्लेव नहीं थे, 2-3 ही राजा स्लेव थे उसमें। और ममेलुक भी बोलते, आप सब सुने होंगे टर्म, ममेलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, अर्ली तुर्क भी बोलते हैं, तो लेकिन आपको लाबरी याद रखना। तो चलिए, तो 2 काल हो गया झारखंड में, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो ये जो इस काल में तीनों पर प्रभाव पड़ा, जैसे आपको बता रहे थे कि हमारे साम्राज्य का सांस्कृतिक और राजनीतिक इसका प्रभाव पड़ा। और इसमें उस समय, जिस समय झारखंड का मध्यकाल था, तो जो ईस्टर्न साइड था, बंगाल वाला एरिया, तो यहाँ पर पाल वंश का शासन था, और वेस्टर्न साइड में प्रतिहार वंश का, जिसमें नागभट्ट का नाम आप सुने होंगे पहले। या दक्षिण में राष्ट्रकूट, जो दांते दुर्ग का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रकूट। तो ये 3 के बीच में झारखंड था। इसी काल में जो पूर्व मध्यकाल है, इसी काल में हापमुनि मंदिर, जो हापमुनि मंदिर, ये नागवंशी जो राजा थे, और ये गजघट के द्वारा 908 में कराया गया था। मंदिर गुमला के घाघरा जिले में स्थित है। तो ये जो हापमुनि मंदिर है, इसके बारे में कुछ चीज आप जरूर से जानते होंगे। ये पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इस मंदिर के बारे कि ये मंदिर किसको समर्पित है, किसके लिए है, तो ये महामाया माता के लिए, महा आप लिख लेंगे, महामाया देवी। ये जो हापमुनि मंदिर है, हापा मुनि मंदिर,
ये महामाया देवी को समर्पित है, हिंदुओं की को पूजा किया जाता है। और देखिए यहाँ पर ये जानेंगे कि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो माता है, ये जो हापामुनि मंदिर में जो महामाया माता है, उनको एक बक्सा में रखा गया है। अगर कोई गुमला के होंगे तो जानते होंगे, गुमला के घाघरा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको उसको रखा गया है। कहाँ पर उसको रखा गया है? अच्छा, क्लियरिटी उतनी नहीं आ रही है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो हो सकता आ जाएगा। अभी आप आ रहा है? अभी ठीक है क्या? तो ये जो मंदिर है, इसमें ऐसा माना जाता है कि इसको इनको माता को खुली आंख से कोई नहीं देख सकता है। तो जब चैत्र कृष्ण पक्ष में डोल जतरा एक पर्व होता है यहाँ, वहाँ पर मुख्य पुजारी भी जब उसकी पूजा करते हैं, जब मुख्य पुजारी उसकी पूजा करते हैं तो उनकी आंख में पट्टी बांधा जाता है। थोड़ी सी स्टोरी भी जानिएगा तो आपको याद रहेगा। ये गुमला का जो मंदिर है, तो माता को आप आंख से डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपको वहां पर काली पट्टी बांध करके माता को देखना है। इसलिए माता की एक सांकेतिक जो मूर्ति है वो मंदिर के बाहर लगा दिया गया है। मतलब जो माता की ओरिजिनल मूर्ति है उसको बक्सा में रखा गया है, और वो चैत्र महीने के ही कृष्ण पक्ष में निकाला जाता है। जब पूजा वहां पर होता है तो पुजारी को भी आंख में काला पट्टी बांध के पूजा करना। देखिए कितनी अच्छी ये परंपरा रखी गई होगी, और आप समझिए कि झारखंड में ये संस्कृति को अभी भी निभाया जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, लड़का आंदोलन, झारखंड में जब आएगा तो ये लड़का आंदोलन का भी वहीं से उसका भी रिलेशन है कि बाहरी लोग जब आक्रमण कर दिए थे, तो इसमें भी कई चीजें इतिहास में, झारखंड के इतिहास में कई चीजें हैं कि ये जो हापामुनि मंदिर था, इस मंदिर में जब बहुत सी चीजें हैं। एक तो है कि पहले कुछ मुनि आए थे वहां, और वो बोलते नहीं थे, तो उनको हप्पा नाम रखा गया। हप्पा मतलब जो संथाली में हप्पा का मतलब होता है कम बोलने वाला, चुप रहने वाला, और उन्हीं के नाम से आगे चल करके वो मंदिर हप्पा और फिर हापा मुनि मंदिर के नाम से विकसित हो गया, मतलब आगे चल करके। ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त ये जो मंदिर में पूजा अर्चना किया जाता था, हिंदुओं का मंदिर था, तो बाहरी आक्रमणकारी वहां आकर के घेर लिए, और घेरने के बाद मंदिर को नष्ट करने लगे। ये एक कहानी है वहां पर, जिसमें वहां पर जो पुजारी थे बरजूराम, वो पूजा कर रहे थे और सारे लोग घेर लिए। तो उनके एक सहयोगी को, मतलब माता जो थी, माता ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम जाकर के सारे लोगों से युद्ध कर सकते हो, लेकिन तुम पीछे मुड़ के मत देखना। अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा सर कट जाएगा। तो उनके जो सहयोगी थे, इस मंदिर के बारे में जो कहानी है कि वो युद्ध करने लगे, सारे लोगों को मारने लगे, और जब सारे लोगों को मारने लगे और उसके बाद अचानक से वो पीछे मुड़ के देखे, उनका नाम राघव था, तो उनका सर कट के गिर गया, और सारे आक्रमणकारी जो है मंदिर में जाकर के मंदिर को तहस नहस कर दिए। भी एक कहानी है। कुछ लोगों ने कहा कि इतना क्या, मतलब ये जो मंदिर है, क्या इसमें माता का इतना ज्यादा ये है कि वो चाहे तो मंदिर को फिर से उसका दरवाजा को पश्चिम साइड कर दे। अब देखिए एकमात्र ऐसा मंदिर है ये उस पूरे क्षेत्र में, झारखंड में भी, जिसमें मंदिर की माता का जो मंदिर है उसमें पश्चिम की ओर है। आम तौर पर कोई मंदिर जाते होंगे तो उसमें दरवाजा जो होता है वो ईस्ट की ओर होता है, पूरब की ओर से होता है। लेकिन इस मंदिर में जब आप जाएंगे गुमला, और गुमला के ये घाघरा में ये मंदिर है, तो यहाँ पर देखिए माता का जो मंदिर है उसमें पश्चिम की ओर से एंट्री पश्चिम से होता है वहां पर। तो कई कहानी
मुंडा संस्कृति की भी वहाँ पर माना जाता है कि उस संस्कृति की पूरी चीजें हैं। तो चलिए आगे भी ऐसा आता रहेगा। इसी काल में बना छिन्नमस्तिका मंदिर भी, और ये शक्तिपीठ है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ। ये रजरप्पा में है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में भी आप काफी कुछ जानते होंगे। कहानी कोई गए हैं आप लोगों में से छिन्नमस्तिका मंदिर? ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है रजरप्पा में 6000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में आप लिख लेंगे कि ये मंदिर जो है ये 6000 साल, ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये शक्तिपीठ है। असम में जो कामाख्या का शक्तिपीठ है, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है छिन्नमस्तिका, रजरप्पा में है ये। और ये 6000 ईयर पहले, मतलब 6000 साल पहले का ये मंदिर है। तो ये आपको बता दें। और ये एक शिलाखंड पर है, दक्षिण की ओर माता है। और ये कोई बता सकते हैं कि ये मंदिर जो है रजरप्पा में, वहां पर कौन सा दो नदी मिलता है? कौन सा दो नदी मिलता है? कोई बता सकते हैं? वहां पर कौन सा दो नदी मिलता है? किसी को आइडिया है तो बताइए। छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है शक्तिपीठ, यहां पर दो नदी, एक तो नाम लिखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, हाँ, भीरा भैरवी और दामोदर। ठीक है, आप लोग गए हैं। भीरा भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर, सही सही लिखा है। सभी लोगों ने, काफी लोग लिख दिए। रजरप्पा का बहुत फेमस ये मंदिर है। लेकिन एक चीज और, आप लोग गए होंगे तो माता का सर नहीं है यहाँ पर। माता का एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में माता का खुद का सर है, जो एक काली माता का रूप है, तो उनका खुद का सर है वहां। और उसमें आप उनके गले के पास से 3 खून की धारा बह रही है नीचे। तो मतलब इसमें भी जो इतिहास है उसमें ये है कि माता जो है वो अपनी सखी सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी गई थी घूमने के लिए। और वहां पर उनकी जो सहेली थी उनको भूख लग गया, बहुत ज्यादा जो भूख लग जाता है। तो उसमें माता ने कहा कि आप रुकिए थोड़ा देर। लेकिन उनका भूख से शरीर एकदम से काला हो गया था। और इसके बाद जब उनको लगा कि उनकी सहेली मृत्यु हो जाएगा उनकी, तो माता ने उसी वक्त अपना गला काट करके वहां सामने रख दिया कि आप हमारा खून पी ले। और यही वो स्थान है रजरप्पा का, जहां पर ये रजरप्पा में ये माना जाता है कि 6000 साल पहले ये चीज हुआ था। और यहाँ पर आप अगर गए होंगे तो 7-8 मंदिर है। यहाँ पर भी 7 से 8 मंदिर एक साथ है। और ये अगल बगल में देखिएगा, माता के ठीक अगल बगल में 2 उनकी मित्र हैं। एक का नाम डाकिनी है और दूसरे का नाम साकिनी है। और ये दोनों भी वहां पर हैं। तो ये भी बहुत अच्छी माता के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं और जो मांगते हैं वो एटलीस्ट उनको वहां पर मिल जाता है। तो ये आप लोग भी कभी जाएं और माता से जो आप मांगेंगे ये माता वहां पर दे देती है। तो चलिए दूसरे पेज में आ जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे वो। उत्तर मध्यकाल, और इसमें देखिए नाम आ गया बख्तियारुद्दीन खिलजी का। ये बख्तियारुद्दीन खिलजी ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जिसने 13वीं शताब्दी में बंगाल अभियान के समय झारखंड में प्रवेश किया।
झारखंड में मुसलमानों एवं उराव जनजाति का भी प्रवेश इसी अभियान से शुरू हुआ। इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी राजा हरिकरण थे। ये वाला इंपोर्टेंट है। ये इल्तुतमिश और बलबन दोनों गुलाम वंश के हैं और कुतुब मीनार को बनवाने का, शुरुआत करने का श्रेय जो है तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का है। किसके याद में बनाया गया था, कोई बता सकते हैं? कुतुब मीनार, ताजमहल बोलेंगे आप तो सुना था, लेकिन कुतुब मीनार भी किसी की याद में, जल्दी से कोई बताइए तो। इसका नाम कुतुबुद्दीन, इसको शुरुआत करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन किसके याद में बनाए थे? कोई आइडिया है कि नहीं? कोई क्विक आंसर दीजिए कोई। कुतुब मीनार, इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो इल्तुतमिश थे। और किसने लिखा है? गीता कुमारी ने। बहुत अच्छा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नायक हर्ष, आपका भी सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संत थे और इसी संत के स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो उस वक्त, जिस वक्त कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ और बाद में पूरा हुआ इल्तुतमिश के काल में, ये इल्तुतमिश से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, लेकिन उस समय हमारा झारखंड पर भी इनका प्रवेश हो रहा था। एक तो सिल्वर टका, कॉपर जित्तल, ये सारी चीजें आएंगी। ये 40 लोगों का एक कैबिनेट बना करके रखा था इल्तुतमिश ने। बाद में बलबन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बाद में बलबन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बलबन जो नाम था ना, लिखा हुआ है अभी, तो बलबन, ये बलबन के समय का एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई तो वहां पर सेना विभाग को सबसे मजबूत किसने किया? बलबन ने किया था। दीवान अर्ज के नाम से सेना विभाग को किया था। तो चलिए यहां पर, उसके बाद जब खिलजी वंश आया तो जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू, इसने छोटा नागपुर पर आक्रमण कर दिया। तो ये याद रखेंगे, मलिक छज्जू जिसने छोटा नागपुर पर आक्रमण कर दिया और नागवंशी राजा बेलूकरण को हराया। तो ये भी इंपोर्टेंट है। नागवंशी राजा बेलूकरण को हराया और उन्हें टैक्स देने के लिए, उनको टैक्स देने के लिए प्रेशर डाला कि आप, अगर आपको राजा आगे रहना है तो आपको टैक्स देना हो। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक का काल आता है जिसमें उसका सेनापति था मलिक बया। मतलब ये लोग आज का जो, जिस प्रकार से आज भी सेना के कमांडर होते हैं, लेकिन आज का जो गृह मंत्री होता है वो सेनापति के जैसा है। संथाली स्रोत के अनुसार उसका नाम मलिक बया अथवा इब्राहिम अली था। मलिक बया अथवा इब्राहिम अली था। तो यहाँ पर हजारीबाग का क्षेत्र चाई चंपा को जीता और फतेह खान दौला को समर्पित कर दिया। तो इसको थोड़ा सा ऊपर अप कर देते हैं। तो ये आपको याद क्या क्या चीज करना है यहां पर? एक तो याद करना है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में, और उसके बाद आपको याद करना है जिन लोगों ने आक्रमण किया था झारखंड पर, मलिक बया जिसका दूसरा नाम इब्राहिम अली। तो ये याद करना है। तीसरा याद करना है कि उस वक्त हजारीबाग का क्षेत्र जो था चाहे चंपा, जिसको जीत लिया था और फतेह खान दौला को समर्पित कर दिया, उनको दे दिया, सौंप दिया। और इस काल में नागवंश के राजा जो थे वो थे हरिकरण। इसको याद करना है। इस वक्त
नागवंश के राजा थे हरिकर्ण। तो ये आज आप याद कर लेंगे। और इसके बाद थर्ड पेज जो है जिसमें कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया था खुद, और वहां के सतगामा क्षेत्र, सतगामा वाला जो क्षेत्र है अभी कोडरमा होगा, आज का जो कोडरमा है वो सतगामा क्षेत्र था, और वर्तमान में यहाँ लिखा हुआ भी है कोडरमा। तो फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग पर आक्रमण किया और वहां का सतगामा क्षेत्र में एक बड़े इलाके पर विजय प्राप्त किया। इसके बाद सतगावा क्षेत्र को अपना जीता हुआ क्षेत्र का राजधानी बना दिया, मतलब कोडरमा को, फिरोज शाह तुगलक के बारे। और फिर लोधी वंश आता है जिसमें सुल्तान के प्रभाव से बिल्कुल अछूता था, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ा। और उस शासन करने वाले नागवंशी राजा में प्रतापकरण, छत्रकरण और विराट थे। तो इसी काल में उड़ीसा के गजपति राजा कपिलिंदर ने झारखंड पर आक्रमण किया और संथाल परगना एवं छोटानागपुर के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। तो ये आपको जानना है। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी भी यहाँ पर आक्रमण कर चुके थे, और ये जो है तुर्क अफगान का एक सैनिक जनरल थे, और जो आक्रमण किए, हालांकि 1206 में उनकी खुद मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पहले झारखंड के एरिया को डिस्ट्रॉय करने का श्रेय उनको जाता है कि काफी कुछ को यहाँ पर उन्होंने नष्ट किया था। एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके उत्तर साथ में, क्वेश्चन दिख पा रहा है आप लोगों को? आप अगर क्वेश्चन देख पा रहे, उत्तर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसमें उत्तर इसमें दिया हुआ है, तो आप तो इसमें अपने से बनाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर साथ में आ गया। हजारीबाग जिले के किस स्थान से 49 खान का अवशेष प्राप्त हुआ है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी ये जो क्वेश्चन आंसर वाला होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप ले लें और घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हजारीबाग जिले के किस स्थान से 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कांस्ययुगीन औजार का उपयोग सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन है, कांस्ययुगीन औजार का उपयोग सबसे पहले किस जनजाति ने किया था? झारखंड में कौन सा असत्य है? तो हम पढ़ देते ऑप्शंस। यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था। प्राचीन काल में यह नागवंशी, सी, चेर और अक्सेल राजा स्वतंत्र राज का शासन किया। लंबे समय तक यह क्षेत्र दुनिया से कटा हुआ था। यह प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो ये वाला जो है वो असत्य है, बाकी सारा सही है। ताम्रपाषाण काल में झारखंड का केंद्र बिंदु कौन था? रांची, सिंहभूम? तो सिंहभूम नहीं होगा। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन था? पहले भी आप पढ़े, पहला दिन असुर। थोड़ा सा हमको लगता है कि दिख नहीं रहा होगा साफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर बाद में हमको लगता है कि थोड़ा इसको और बड़ा कर देते तब दिखता। तो कल जो प्रैक्टिस कराएंगे उसमें थोड़ा बड़ा कर देंगे। थोड़ा सा आज हमको लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई दो मत नहीं है क्योंकि थोड़ा छोटा है, लेकिन हम जल्दी से चलिए पढ़ देते हैं ताकि आपको मदद मिल जाए। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि ये अब इससे बड़ा साइज नहीं हो पाएगा, इसलिए क्लियर नहीं दिख पा रहा है। मतलब इस स्लाइड में कम क्वेश्चन रहता है तो दिख जाता, तो नेक्स्ट वाला में कर देंगे। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से जो एक्स था
हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटानागपुर प्रदेश में पाए गए? सही उत्तर होगा 12। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खान के अवशेष मिले हैं? बहरगंडा। वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि वह पुरातनिक साक्ष्य पर निर्भर करता है। प्रागैतिहासिक काल। और झारखंड का कौन सा जनजाति लौह युगीन औजार का प्रारंभ करते हुए माना जाता है? असुर बिरजिया। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है, तो आप फिलहाल तो क्वेश्चन अगर आप करेंगे, झारखंड के किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो पूर्व पूरा पाषाण काल के। झारखंड के किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? हजारीबाग से। सिर्फ क्वेश्चंस आप देख ले, हम अगले वाली जो कल वाली क्लास होगी ना, तो उसमें थोड़ा सा इसको बोल्ड करवा देंगे। एक स्लाइड थोड़ा तो लग रहा है छोटा तो है, तो उसमें ऐसे इसको बड़ा साइज करेंगे तो कट जाएगा, फिर दिक्कत ये आ जाएगी। इसको भी ले लें। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? ये वाला क्वेश्चन। नामकुम से। झारखंड में मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? तांबा, उसके बाद लोह, कांसा और तब लोहा। सबसे पहले तांबा, फिर कांसा और तब लोहा। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन था? सिंहभूम। ये भी ले लें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्ति प्राप्त हुई है? बेनू सागर में हुआ है। झारखंड के विभिन्न स्थान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 21 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफा और दुर्लभ शैल प्राप्त हुए हैं? एक गढ़वा से, भवनाथपुर गढ़वा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदुभांड के अवशेष पत्थर का मनका, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुआ है? बोनगारा से। निम्न में से कौन सा अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? खुला सूर्य मंदिर हुआ है, बड़ा पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र वो भी हुआ है, शैल चित्र दीर्घा भी हुआ है, कब्रगाह का अवशेष ये नहीं हुआ है। झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? सही उत्तर होगा मांडू। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर है? तो आप अभी कहते इसको। और कब्रगाह कहां से मिला है? लुपंगगढ़ी से। कब्रगाह झारखंड में मिला है लुपंगगढ़ी से। और ये आज का अंतिम स्लाइड जो है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले? वही लुपगुड़ू जो था वहीं से। झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला मिला है? कांसा का, ब्रॉन्ज का, लोहरदगा।
कहां से भगवान बुद्ध की स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, लातेहार का पलामू किला से। तो आज इतना ही बताते हैं, थोड़ा शॉर्ट क्लास है आज का। कल इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे तो ज्यादा समझाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, क्लियर उतना नहीं था, है ना।